नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए मुग़ल कालीन लघु चित्रकला। पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर। देखिए, आज इस श्रृंखला में करीब 50 प्रश्न दिए गए हैं मुग़ल कालीन लघु चित्रकला के ऊपर। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी ये वीडियो, और साथ ही आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसको शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं प्रश्न श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न, मुग़ल चित्रकला खालिस्तान शैली है। तो इस खालिस्तान में वो विकल्प आपको चुनना है जो सटीक बैठे है। इसमें विकल्प आएगा आपका लघु चित्रकला। ये लघु चित्रकला थी, मुग़ल चित्रकला। अगला प्रश्न देखते हैं। मुग़ल लघु चित्रकला भारतीय उपमहाद्वीप में कब तक विकसित होती रही? तो ये मुग़ल लघु चित्रकला भारतीय उपमहाद्वीप में 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित होती रही, और एक मुग़ल चित्रकला लघु चित्रकला शैली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शैली में देशीय विषय वस्तु और चित्रकला शैली, फारसी शैली व उसके बाद यूरोपीय शैली का मिश्रण रहा है? तो एक के बाद एक शैलियों का मिश्रण इसमें रहा है। वो शैली है आपकी मुग़ल लघु चित्रकला। विकल्प सी, मुग़ल लघु चित्रकला। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको खालिस्तान दिया गया है, उसकी पूर्ति करनी है इन विकल्पों में से एक चुनकर। मुग़ल दरबार में कला अधिक हो गई क्योंकि वहाँ कार्यशालाएं थी। तो मुग़ल दरबार में कला क्या अधिक हो गई? अनौपचारिक, औपचारिक या स्वतंत्र? तो इनमें से सही विकल्प जो होगा हमारा वो है औपचारिक। मुग़ल दरबार में कला अधिक औपचारिक हो गई क्योंकि वहाँ कार्यशालाएं थीं। इस कार्यशाला में ईरान से बुलाए गए चित्रकार भी शामिल थे और भारतीय चित्रकार भी शामिल थे, और वे सभी चित्रकार चित्र के अलग अलग भाग को बांट लिया करते थे अब चित्रित करने के लिए। जैसे कोई रेखांकन करता है, कोई उसमें रंग भरता है। तो इस तरह से मिल बांटकर चित्रकार चित्र को पूरा करते थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय और ईरानी दो शैलियों के मिश्रण से किस शैली का जन्म हुआ था? तो भारतीय और ईरानी शैली के मिश्रण से मुग़ल शैली का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, किस शैली के चित्रशाला में सुलेखक, चित्रकार, जिल्दसाज, मुलमची होते थे जो इनके द्वारा बनाए गए चित्र एल्बम के भाग होते थे? तो हमें पता है कि मुग़ल काल में चित्रशालाएं उभरती थीं और उन्हीं में चित्रकार होते थे जो चित्र के अलग अलग भागों को चित्रित किया करते थे मिल बांटकर। विकल्प सी सही हो जाता है, मुग़ल चित्रशाला में। देखिए अगला प्रश्न,
बाबर भारत में उज्बेकिस्तान से कब आया था? तो बाबर भारत में 1526 में भारत आया था। बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाबर का किस वंश से संबंध है? तो बाबर दो वंश से संबंध रखता है। ठीक है, बाबर कितने वंश से संबंध रखता है? दो वंश, एक तैमूर वंश और एक चरघटाई तुर्क। तो इसका सही विकल्प होगा सी। आगे, बाबर द्वारा लिखित किस आत्मकथा में सम्राट की राजनीतिक गतिविधियों व कलात्मक जुनून का वर्णन है? तो किस में दे रखा है ये सब? बाबर की कौन सी आत्मकथा है जिसमें सम्राट की राजनीतिक गतिविधियों व कलात्मक जुनून का वर्णन है? वह है बाबरनामा। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा है जो कि एक तुर्की भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, बाबर ने किस पुस्तक में बेहजाद का संस्मरण किया है? तो बाबर ने किस पुस्तक में बेहजाद का संस्मरण किया है? तो वो क्या है? बाबरनामा में। विकल्प सी, बाबरनामा। देखिए, उसने अपने संस्मरण में बेहजाद का जिक्र किया है। बेहजाद के चित्र सुंदर होते थे, यह बाबर बोलता है, यानी बाबर ने लिखा है कि बेहजाद के चित्र सुंदर होते थे, पर वह चेहरों का उत्तम चित्रण नहीं करता था, बल्कि ठुड्डी वाले चेहरों को काफ़ी लंबा करके दाढ़ी का आकर्षक चित्रण करता था। यह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है बेहजाद के बारे में। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, बेहजाद किस चित्रकला का मुख्य चित्रकार था? तो बेहजाद मुख्य रूप से ईरानी चित्रकला का चित्रकार था। विकल्प सी। अगला प्रश्न, बेहजाद किस स्थान का रहने वाला था? तो बेहजाद कहाँ का रहने वाला था? हेरात। और हेरात कहाँ पर है ये? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का रहने वाला है बेहजाद। अगला प्रश्न, शाह मुजफ्फर का जिक्र बाबर ने किस पुस्तक में किया था? देखिए, बाबर ने दो चित्रकारों के बारे में अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिक्र किया था। एक था बेहजाद, दूसरा था शाह मुजफ्फर। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाता है? कौन सा सही हो जाता है? बाबरनामा ए। देखिए, बाबरनामा में शाह मुजफ्फर के लिए बाबर ने लिखा है कि शाह मुजफ्फर केस सज्जा के आकर्षक चित्रण करने वाला उत्कृष्ट चित्रकार माना जाता था। यानी जो ये बालों का चित्रण करता था, आकृति के बालों का चित्रण करता था, तो ये बहुत सुंदर तरीके से बालों को बनाता था। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने किन दो चित्रकारों को अपने दरबार में नियुक्त किया था?
1539 में शेर खान के हाथों हुमायूं की पराजय हुई। फिर 1555 में हुमायूं ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसी के बाद अपने दरबार में हुमायूं ने मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद सिराजी को बुलाया था। आगे चलते हैं। निगार खाना की स्थापना किसने की थी? देखिए, निगार खाना जो होता था वो चित्रों की कार्यशाला होती थी, या चित्र बनाए जाते थे चित्रकारों के द्वारा, और ये पुस्तकालय का एक हिस्सा हुआ करता था हुमायूं के शासनकाल में। तो इसकी स्थापना जो की थी हुमायूं ने की थी। बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमजानामा का चित्रण किसने शुरू कराया था? देखिए, हमजानामा का चित्रण जो कि कराया था शुरू, वो हुमायूं ने शुरू कराया था। विकल्प सी हुमायूं सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमजानामा का चित्रण हुमायूं के किस उत्तराधिकारी ने जारी रखा था? उत्तराधिकारी था अकबर, जिसने हमजानामा का चित्रण जारी रखा। अपने समय में ही अकबर ने इसका चित्रण कराया था कंप्लीट। अगला प्रश्न। प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर चित्र जो बनाया था, इसके चित्रकार हैं अब्दुल सम्मद। जी, अब्दुल सम्मद हैं इसके चित्रकार। ए विकल्प सही हो जाता है, जो कि आज यह ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित है, और ये कपड़े पर जलीय रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। कपड़े पर बना हुआ है, किस माध्यम में बना है? जलीय रंगों में से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये है प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर। ये चित्र है जो अब्दुल सम्मद सिराजी के द्वारा बना हुआ था। जो 1545 से 1550 के मध्य चित्रित किया गया था। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है ये चित्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शासक के समय की कला पर भारतीय शैली पर विशेष प्रभाव नहीं था? और इस प्रश्न का सही विकल्प है हुमायूं। देखिए, हुमायूं खुले परिदृश्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु व शाही शादी आदि चित्रों का संरक्षक था। हुमायूं काल के चित्रों का प्रारूप, विषय वस्तु, आकृतियाँ और रंग संयोजन पूरी तरह फारसी शैली में होते थे। ठीक है, इसलिए भारतीय शैली का इस पर प्रभाव ज़्यादा विशेष नहीं रहा है। आगे चलते हैं। इनमें से किस चित्र में आने वाले विभिन्न काल के मुगल वंशियों की
मूल छवि चित्रित की गई है। किसमें की गई है? प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर। बी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। अकबर के किस इतिहासकार ने कला के लिए अकबर के जुनून का उल्लेख किया है? तो अकबर के कौन से दरबारी इतिहासकार रहे हैं इसमें से? अबुल फजल, अबुल हसन या बदायूनी? अकबर की कला के प्रति जुनून का उल्लेख बदायूनी ने नहीं किया है। अबुल हसन जो कि जहांगीर के समय का चित्रकार था। इसका सही विकल्प बी सही है। अबुल फजल ने अकबर के कला प्रेम के जुनून का उल्लेख किया है आईने अकबरी में। आगे चलते हैं। किस शासक के समय चित्रों का प्रारूप, आकृतियाँ, रंग संयोजन और विषय वस्तु पूरी तरह फारसी शैली में होते थे? तो इसका सही विकल्प जो हो जाता है हुमायूं है। हुमायूं के समय चित्रों का प्रारूप, आकृतियाँ, रंग संयोजन और विषय वस्तु पूरी तरह फारसी शैली में हुआ करते थे। अगला प्रश्न, अकबर की शाही चित्रशाला में कितने चित्रकार नियुक्त थे? तो अकबर की चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार अकबर की शाही चित्रशाला में नियुक्त थे। विकल्प सी। देखिए 100 से अधिक कर लीजिए, यहाँ पे 100 प्लस या अधिक। हंड्रेड प्लस थे अकबर की चित्रशाला में चित्रकार। 100 से अधिक। अगला प्रश्न, ग्वालियर किले का निरीक्षण करते बाबर चित्र किस आत्मकथा में है? तो ग्वालियर किले का निरीक्षण करते बाबर, ये चित्र बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में है। आगे चलते हैं। ग्वालियर किले का निरीक्षण करते बाबर चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसके चित्रकार कौन थे? बोहरे, काले, अबुल फजल, इनमें से कौन है? तो सही विकल्प है इसका बोहरे, ए। देखिए ये है ग्वालियर के किले का निरीक्षण करते बाबर। बाबर को दर्शाया गया है नीली पोशाक में, घोड़े पर बैठे हुए। और किस सन में बनाया गया है? 1598। और कहाँ संरक्षित है ये? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, ये देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। 1598 में बनाया गया था भूरे द्वारा, भूरे चित्रकार द्वारा। अगला प्रश्न, चित्र तूतीनामा किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ये चित्र कहाँ संग्रहित है? कलकत्ता संग्रहालय या डबलिन संग्रहालय या राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली
तो इसका सही विकल्प हो जाता है हमारा डबलिन संग्रहालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वो चित्र है तूती नामक, जो एक लड़की की आकृति और एक तोता जो पिंजड़े में बंद है, उनका वार्तालाप दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। जो 1580 से 1585 के मध्य बनाया गया है और कहाँ संरक्षित है ये? चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक को डिसलेक्सिया, देखिए डिसलेक्सिया बोलते हैं पढ़ने लिखने की समस्या, ठीक है, जिसको पढ़ने लिखने की समस्या होती है उसे बीमारी का नाम डिसलेक्सिया बोलते हैं। किस शासक को डिसलेक्सिया था जिसके कारण पांडुलिपि चित्रण का महत्व बढ़ गया था? तो सबसे ज़्यादा पांडुलिपि चित्रण किसके समय में हुआ था आप जानते हैं? अकबर के समय सबसे ज़्यादा पांडुलिपियों का चित्रण हुआ था। और हिंदू धर्म के कई ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद भी अकबर के शासन में कराया गया था और चित्रण भी अकबर के शासन में ही हुआ था। तो डिसलेक्सिया बीमारी अकबर को थी, जिसके कारण पांडुलिपि चित्रण का महत्व बढ़ गया था। अगला प्रश्न, हमजानामा में किसके वीरतापूर्ण कामों का चित्रण ग्रंथ है जिसके कारण अकबर को कहानी सुनने में आनंद आता था? तो वीरतापूर्ण कामों का चित्रण ग्रंथ है, वह व्यक्ति है पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा की कहानियों का चित्रण किया गया है हमजानामा में। किसकी? पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा की, जिसको अकबर कहानी के रूप में सुनता था और उसका आनंद लेता था। अगला प्रश्न, हमजानामा का चित्रण किस धरातल पर किया गया है? तो हमजानामा का चित्रण जो हुआ है कागज़ पर हुआ है, कागज़ पर नहीं, कपड़े पर हुआ है। इनकी सतह कागज़ के ऊपर चिपकाए गए कपड़े की बनी होती है। फिर उसके बाद जलीय रंग से चित्रण पूर्ण किया जाता है, जो अपारदर्शी होते हैं, जिसे गाउच तकनीकी का प्रयोग करके बनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमजानामा कितने खंडों में विभक्त है? तो इसके जो खंड हैं 14 हैं। सी विकल्प। हमजानामा के चित्रित पन्ने पूरी दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों में हैं। यह लिखित हमजानामा 14 खंडों में विभाजित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमजानामा का निर्माण समय क्या है, यानी किस समय में हमजानामा का निर्माण हुआ था? तो हमजानामा का निर्माण हुआ था 1567 से 1582 के बीच। विकल्प सी सही है। आगे चलते हैं। हमजानामा का चित्रण किन दो चित्रकारों के निरीक्षण में किया गया है? तो हमजानामा का चित्रण जो हुआ है वो दो चित्रकारों के संरक्षण में
किया गया है उनका नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। मीर सैयद अली अब्दुल समद सिराजी, इसका विकल्प ए सही है हमारा। प्रश्न 34, चित्र हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला किस ग्रंथ में है? तो ये हमजानामा में चित्रित किया गया है। विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है वो चित्र जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला किस सन में बनाया गया है? 1567 से 1582 के बीच। ये देखिए वियना संग्रहालय में संरक्षित है, जिसका नाम पूरा नाम है अप्लाइड आर्ट्स वियना संग्रहालय। इस चित्र में हमजा के जासूस कैमूर शहर पर हमला कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर के समय महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो देखिए अकबर के समय महाभारत का अनुवाद हुआ था जो कि फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। इसमें से वी विकल्प सही हो जाता है, बी सही है इसका विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का अनुवाद किस नाम से हुआ था? तो महाभारत का अनुवाद जो हुआ था रज्मनामा के नाम से इसका अनुवाद हुआ था। बी विकल्प सही है इसमें से, रज्मनामा। आगे चलते हैं। रज्मनामा का चित्रण किस चित्रकार के निरीक्षण में हुआ था? तो रज्मनामा का चित्रण जो हुआ था वह दसवंत के निरीक्षण में संपूर्ण हुआ था। इसका चित्रण कार्य विकल्प ए दसवंत। आगे चलते हैं। रज्मनामा में कितने चित्र हैं? देखिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। रज्मनामा में कितने चित्र हैं और किसके द्वारा बनाया गया था, किसके संरक्षण में हुआ था, ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने हैं कि ज़्यादातर अधिकतर जो प्रश्न बने हैं या आते रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं पर बने हैं मुग़ल चित्रकला में। जैसे कि रज्मनामा में कितने चित्र हैं, रज्मनामा किसके संरक्षण में चित्रण कार्य हुआ था। तो देखिए रज्मनामा में 169 चित्र हैं। एक 169 चित्र रज्मनामा में हैं। आगे चलते हैं। अकबर के समय रामायण का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो
इसका भी अनुवाद जो हुआ था वो फारसी भाषा में ही हुआ था। विकल्प सी, फारसी भाषा। देखिए, गोवर्धन व मिस्किन जैसे चित्रकार के शासक के दरबारी चित्रकार थे। देखिए, गोवर्धन और मिस्किन जैसे चित्रकार किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये दोनों अकबर के शासनकाल में थे, उसके दरबारी चित्रकार थे। विकल्प सी सही हो जाता है। जो कि अकबर के द्वारा इन्हें उत्कृष्ट दृश्यांकन के लिए सम्मानित भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर की व्यक्तिगत व राजनीतिक जिंदगी के विस्तृत विवरणों पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, अकबर की व्यक्तिगत व राजनीतिक जिंदगी के विस्तृत विवरणों पर आधारित ग्रंथ कौन सा था? वह था इनमें से सी, विकल्प अकबरनामा। अकबर के दरबार में यूरोप वासियों के आगमन से उसके चित्रों में खालिस्तान झुकाव देखने को मिलता है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं किसकी तरफ झुकाव देखने को मिलता है अकबर के चित्रों में, जब यूरोप वासियों का आगमन हुआ था अकबर के दरबार में? अमूर्तता की ओर, वास्तविकता की ओर, काल्पनिकता की ओर? तो इसमें से सही विकल्प जो होता है वह हमारा विकल्प भी वास्तविकता की ओर झुकाव देखने को मिलता है यूरोप वासियों के आगमन से। विकल्प बी। आगे चलते हैं। चित्र मैडोना एवं चाइल्ड किस शासक के समय का चित्र है? देखिए, मैडोना एंड चाइल्ड जो है, इस पर यूरोपीय वास्तविकता का प्रभाव दिखाई देता है और यह चित्र अकबर के समय बनाया गया था। और हाँ, ये मैडोना का एवं चाइल्ड का जो चित्र बना है वो अपारदर्शी जल रंग से कागज़ पर चित्रित किया गया है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, अपारदर्शी जल रंग से कागज़ पर चित्रित किया गया है मैडोना एवं चाइल्ड चित्र। देखिए, मैडोना एवं चाइल्ड चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया था? मैडोना एवं चाइल्ड का जो चित्रण किया था उस चित्रकार का नाम है बसावन। यह बसावन के द्वारा चित्रित किया गया था कि यह चित्र मैडोना एवं चाइल्ड, जिस पर यूरोपीय वास्तविकता का प्रभाव दिखाई देता है। और यहाँ इसका समय निर्माण जो दिया है 1590 दिया है। डिएगो कला संग्रहालय कैलिफोर्निया में संरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बनाए और उसके किस पुत्र ने इस शैली को नई ऊंचाई प्रदान की?
जहांगीर के समय मुगल चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बसावन ने मैडोना एवं चाइल्ड का चित्र किस समय बनाया था? विकल्प सी सही हो जाता है, 1590। अगला प्रश्न, मैडोना एवं चाइल्ड चित्र कहाँ संरक्षित है? तो एक कैलिफोर्निया में है, सैन डिएगो कला संग्रहालय, कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न, हमजानामा के 400 पन्नों को चित्र करने में कितना समय लगा था? देखिए, हमजानामा के चित्रों को चित्र करने में, वो भी 400 पन्ने चित्र करने में 15 वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का? 15 वर्ष। विकल्प सी। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी थी? देखिए, मुगल चित्रकला की जो नींव रखी थी वो हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी, जब 1555 के आसपास हुमायूं ने दोबारा से अपना साम्राज्य स्थापित किया था भारत के अंदर, और उसके बाद ही अपने दरबार में 2 ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी को नियुक्त किया था। उन्हीं कलाकारों के द्वारा मुगल चित्रकला की नींव डाली गई थी। तो इसका सही जो विकल्प हो जाता है हमारा हुमायूं, बी विकल्प। अगला प्रश्न, नोआस आर्क चित्र किसने बनाया था? नोआस आर्क का चित्र किसने बनाया था? ये मिस्किन द्वारा बनाया गया चित्र है। किसके द्वारा? मिस्किन। ये विकल्प सही हो जाता है हमारा। नोआस आर्क का चित्र ये देखिए। अब इन चित्रों को देखकर आप ये कभी नहीं भूलेंगे, जैसा होता है कि DSSB, नवोदय और KVS के ऑनलाइन परीक्षाओं में चित्र देखकर उनके चित्रों का शीर्षक पूछ लिया जाता है और उसके चित्रकार का नाम पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए मैंने आज चित्रों को भी लगाया है इस श्रृंखला में, ताकि आप लोग किसी भी तरह से ये चित्र पर प्रश्न बनते हैं, आप अच्छे से उसका सही उत्तर दे पाएँ। देखिए, नोआस आर्क मिस्किन द्वारा 1590 ईस्वी में बनाया गया था। किसके समय, किस सम्राट का शासन था? वो था अकबर। यह पांडुलिपि दीवाने हाफिज का एक उत्कृष्ट चित्र है। यह किसमें है? दीवाने हाफिज में। और यह चित्र फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन DC में संरक्षित है। और ये कहाँ पर है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या नाम है संग्रहालय का? फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट।
ठीक है, फ्रीयर। गैलरी ऑफ आर्ट, फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रहालय में यह चित्र संरक्षित है। ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नों की श्रृंखला का। देखिए ये चित्र है, चित्र का नाम दे रखा है गोवर्धन पर्वत को उठाते कृष्ण के चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार हैं मिस्किन है, हमारा सही विकल्प है बी मिस्किन। मिस्किन द्वारा ये चित्रित है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। किसके समय का है? अकबर के समय का। और किस सन में बनाया गया है? 1585 से 1590। 1585-90 के बीच यह बनाया गया है। और यह चित्र किससे लिया गया है? यह चित्र हरिवंश पुराण के प्रकरण से है जो कृष्ण पर आधारित है। ठीक है, किससे? हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण से यह प्रकरण लिया गया है जो कि कृष्ण पर आधारित है। आज यह चित्र मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, कहाँ पर? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रहालय में संरक्षित है। और ये हरिवंश पुराण जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अकबर के समय। और किसने किया था इसका फारसी भाषा में अनुवाद? बदायूनी था। बदायूनी ने हरिवंश पुराण का फारसी में अनुवाद किया था। और अफजुल फजल के विपरीत बदायूनी अपने कट्टर धार्मिक विचारों के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर भी बदायूं ने कई हिंदू ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखिए ये है वो मिस्किन द्वारा चित्रित गोवर्धन पर्वत को उठाते कृष्ण। तो ये थी हमारी मुगल चित्रकला अकबर, हुमायूं और बाबर तक के जो भी हमें महत्वपूर्ण प्रश्न लगे थे उनको इस PDF के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप लोग इसे अच्छी तरह से देखिए और नोट डाउन कीजिए इन्हें। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक करिए और अन्य लोगों के पास भी इसे शेयर कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।